नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की 10 मिनट शो सीरीज़, जिसमें होंगे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की पूरी संभावना रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आधारित होंगे वर्तमान में चल रहे आयोग द्वारा नए पैटर्न पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बागेश्वर में स्थित चौकोड़ी। चौकोड़ी क्या है? ये एक स्थान है जो कि कहां पर पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। किस लिए प्रसिद्ध है? जो चौकोड़ी स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो एक चौकोड़ी है ये पड़ता है बागेश्वर में, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। चौकोड़ी जो स्थान है प्रसिद्ध है चाय के लिए। दूसरा, अगर दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करें, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा चौकोड़ी। दूसरा ऑप्शन डिस्कस करें आलू। आलू की खेती के लिए उत्तराखंड में अलग अलग स्थान प्रसिद्ध हैं, जिसमें से हल्द्वानी, देहरादून ये प्रमुख हैं। ठीक। कालीन उद्योग के लिए जो है मुनस्यारी जो है ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजमा में दो चीज आप ध्यान रखेंगे, दो टाइप के राजमा, एक सफेद राजमा, दूसरे हल्के छिलके राजमा। सफेद राजमा के लिए पिथौरागढ़ का मुनस्यारी प्रसिद्ध है, जबकि हल्के छिलके के राजमा के लिए उत्तरकाशी का हर्षिल प्रसिद्ध है। तो हमारा राजमा जो है अगर सफेद की बात करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। मुनस्यारी पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है ना। तो जब बात करें चौकोड़ी की तो ध्यान रखेंगे बागेश्वर में स्थित चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंदा कोटी मंदिर। बिंदा कोटी मंदिर, देखिए आजकल आयोग जो है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ इस प्रकार के मंदिर पूछ रहा है जो कि काफी कम प्रचलित हैं। मतलब इतने कम प्रचलित हैं कि वो मंदिर सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों तक ही सीमित हैं। उसमें से एक मंदिर है बिंदा कोटी मंदिर। ठीक है ना। इसका नाम जो है काफ़ी कम सुना हुआ है। तो ये जो स्थित है ये हमारे पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है बिंदा कोटी मंदिर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थेकर नदी। इंपॉर्टेंट है थेकर नदी। थेकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है थेकर नदी? तो बस आप ध्यान रखेंगे ये जो थेकर नदी है ये काली नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है थेकर नदी। आप सब परिचित होंगे, जो काली नदी है राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काली नदी। काली नदी जो है हमारा राज्य के चिन्ह है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें 4 धाराएं दर्शाई गई हैं, जिसमें से एक नदी है काली। चारों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। पुराने ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि काली नदी का जो जल है वो अपवित्र, जैसे कि हम भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो गंगा जल का प्रयोग करते हैं पवित्र कार्यों में। ऐसा बोला जाता है कि काली नदी के जल को किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग करना अनुचित है। ठीक है ना। लंबी नदी हो जाएगी काली। जब भी पूछेगा आपसे राज्य की सबसे जल घनत्व वाली नदी कौन सी है, तो अलकनंदा। जब भी लेंथ वाइज पूछेगा तो हमारा आंसर होगा काली। अन्य ऑप्शन डिस्कस करूं तो धौलीगंगा है, भागीरथी है और ये लधिया नदी है। ये है लधिया नदी। धौलीगंगा 2 है, पूर्वी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। पूर्वी धौलीगंगा जो है सहायक नदी है आपकी काली नदी की। पश्चिमी धौलीगंगा सहायक नदी है आपकी अलकनंदा की। भागीरथी ये इसका उद्गम जो है उत्तरकाशी में स्थित गोमुख ग्लेशियर से होता है, जो कि अलकनंदा में आकर देवप्रयाग में मिल जाती है और गंगा नदी का उद्गम करती है। लधिया नदी काली नदी की ही सहायक नदी है। ऐसा बोला जाता है। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? लधिया नदी। ध्यान रखिएगा, काली नदी को ही चंपावत जिले में शारदा के नाम से जाना जाता है और उसके बाद इसका नाम शारदा ही पड़ जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदि कैलाश का प्रतिबिंब किस ताल में देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो आदि कैलाश है इसका प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज जो है
किस ताल में देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम अगर देखें तो पहला आ रहा है महासर ताल। कौन सा ताल आ रहा है? महासर ताल, ठीक है ना। महासर ताल, इन सब पहले चारों तालों की लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। महासर ताल जो है ये आपको टिहरी में मिलेगा, टिहरी में, महासर ताल टिहरी में। नौकुचिया ताल ये आपको नैनीताल में मिलेगा, नौकुचिया ताल आपको कहाँ मिलेगा? नैनीताल में मिलेगा। उसके बाद भीमताल, ये भी सेम नैनीताल में है, जबकि जो पार्वती ताल है ये पिथौरागढ़ में है। पार्वती ताल जो है पिथौरागढ़ में है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्वती ताल। पार्वती ताल में ही आदि कैलाश का जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अन्य ताल को डिस्कस करें, महासर ताल टिहरी, नौकुचिया ताल नैनीताल और भीमताल ये भी जो है नैनीताल, जबकि जो पार्वती ताल है ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, छोटा कैलाश यात्रा का प्रवेश द्वार किससे बोला जाता है? थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। छोटा कैलाश यात्रा का प्रवेश द्वार गूंजी को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, गूंजी एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ में पड़ती है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ती है गूंजी जगह। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, गूंजी जगह है पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं आजकल के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के अनुसार अगर बात करें हम तो पूछ रहा है वो गुलेला पर्वत निम्न यात्राओं में से किसका पड़ाव है? गुलेला पर्वत जो है इनमें से किसका पड़ाव है? गुलेला पर्वत। देखिए गुलेला पर्वत जहां तक मुझे लगता है काफी कम लोगों ने सुना होगा। होता क्या है, हमारे उत्तराखंड में एक दर्रा स्थित है जिसको बोलते हैं लिपुलेख दर्रा। इस दर्रे के माध्यम से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है सुगमता से संपन्न हो पाती है, ठीक है ना। यह दर्रा पड़ता है पिथौरागढ़ जिले में, जो कि सीमा पर है उत्तराखंड और नेपाल की, ठीक है ना। इस दर्रे से होते ही कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है शुरू होती है। होता क्या है, जब इस दर्रे को यात्री लोग पार करते हैं तो उनको देखना मिलता है एक भव्य पर्वत जो कि तिब्बत में स्थित है, जिसको हम कह रहे हैं गुलेला पर्वत, गुलेला पर्वत, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और लिपुलेख दर्रे को पार करते ही गुलेला पर्वत के दर्शन होते हैं, जो कि स्थित है कहाँ पर? तिब्बत में, जो कि तिब्बत में जो है स्थित है। उसके बाद अन्य जो इंपॉर्टेंट थोड़ा हम ध्यान रहें तो एक है नंदा राज्यात यात्रा। नंदा राज्यात यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है। नंदा देवी को ही उत्तराखंड वासी माता पार्वती के रूप में पूजते हैं, ठीक है ना। नंदा राज यात्राओं की, जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। दोनों ही मंडल में अलग अलग कहानी है। जैसे कि कुमाऊं मंडल में नंदा राज्यात यात्रा को 2 बहनों के साथ जोड़ा जाता है, नंदा और सुनंदा। वैसे ही गढ़वाल की जो नंदा यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें नंदा देवी जिनको पार्वती के रूप में पूज रहे हैं, उनका ससुराल जाना ही क्या कहलाता है? नंदा राज्यात यात्रा कहलाता है। जिसमें ऐसा बोला जाता है नंदा देवी जो हैं 12 साल बाद जो है मायके से कहाँ जाती हैं? अपने ससुराल जाती हैं, कैलाश जाती हैं। कहाँ जाती हैं? कैलाश जाती हैं। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। चमोली का नोटी गांव इसके लिए काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। उसमें इस यात्रा में होता क्या है, एक चौसिंग्या मेढ़ा होता है जो कि यात्रा की अगुवाई कर रहा होता है, डोली होती है माता जी की, और ये एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। कहा जाता है कि ये 280 किलोमीटर पैदल लंबी यात्रा है, इसकी खासियत है, और 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। दूसरा है हिल यात्रा, ये पिथौरागढ़ में आयोजित होती है, ठीक है। बोला जाता है कि नेपाल की दिन किस यात्रा को बोला जाता है, वो जो है उसको बोलते हैं हिल यात्रा, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित होती है। हमारा आंसर फिलहाल के लिए है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसका एक पड़ाव है गुलेला पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित है। दूसरा देखिए, नंदा राज्य यात्रा से ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया, यहाँ पर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में जो पेपर संपन्न हुआ है कनिष्ठ सहायक का, उसमें पूछा है नंदा यात्रा के बारे में, पड़ाव के बारे में पूछा है, तो उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, नंदा राज्यात यात्रा के पड़ाव। तो ये जो 4 पड़ाव है, इसमें से इंपॉर्टेंट है बेदनी बुग्याल, कैमूला बुग्याल,
बंगुवासा, बुग्याल और शिला समुद्र। पूछ रहा है निम्नलिखित में पड़ाव कौन से हैं? ये चारों ही पड़ाव नंदा यात्रा में पड़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना। तो ये जो अन्य पड़ाव है, बेदनी बुग्याल तो काफी प्रचलित है, काफी लोगों ने सुना होगा, पर जो अन्य पड़ाव है इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पता आगामी परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ध्यान रखें कैमुला, बंगुवासा, शिला समुद्र, ये अन्य और पड़ाव हैं इसके अलावा जो कि नंदा राज्य यात्रा में पढ़ते हैं। ठीक है ना। थोड़ा स्टोरी तो आपको मैंने सुना दी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चारों पड़ाव इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अन्य क्वेश्चन एक और नंदा राज्य यात्रा से मिल गया है हमें कि नंदा राज्य यात्रा की होमकुंड से वापसी दूसरे रास्ते से होती है जिसमें जो निस्थान है नहीं पड़ता। यानी कि जब नंदा देवी अपने अंतिम स्थान होमकुंड पहुंचती है तो होता क्या है, उनके जो यात्रा का अगुवाई कर रहा होता है चौशिंग्या मेणा, उसको होमकुंड के पास छोड़ दिया जाता है आजाद, और वो जो है कहीं चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि होमकुंड के बाद उसको छोड़ने पर वो नंदकोट पर्वत की ओर अपनी यात्रा को और निकल जाता है। ठीक है ना, ऐसी मान्यता है। तो जब जितने भी भक्तगण हैं वापस दूसरे पथ से आ रहे होते हैं तो निम्नलिखित में से ये चारों पड़ाव तो पड़ते हैं, पर एक पड़ाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं मुंदोली। ये पड़ाव जो है दूसरे रास्ते से आते हुए नहीं पड़ता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। सितोल, चंदनिया घाट और कनौल, ये चारों पड़ाव, तीनों पड़ाव पड़ते हैं। जो पड़ता नहीं है वो है मुंदोली। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखें। खुडले नामक चांदी का जो आभूषण है किस जनजाति द्वारा धारण किया जाता है? जो खुडले नामक चांदी आभूषण है ये नॉर्मली पहना जाता है बोटिया जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति? हमारा आंसर हो जाएगा बोटिया। बोटिया लोगों द्वारा यह खुडले नामक आभूषण पहना जाता है। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि जो बोटिया जनजाति हैं उनमें आभूषणों को साली पुली कहा जाता है, जिसमें एक आभूषण होता है लक्षेप, जो अंगूठी को बोलते हैं। बोटिया लोग जो हैं लक्षेप बोलते हैं, लक्षेप बोलते हैं किसको? अंगूठी को। अंगूठी को ये लक्षेप बोलते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अन्य जातियों को डिस्कस करें। राजी है, जौनसारी है और थारू है। ठीक है ना। इनके बारे में, थारू के बारे में बताएं तो ऐसा बोला जाता है, जो डाटा हमारा प्राप्त है हमारे पास, कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जनसंख्या में जनजाति जो पाई जाती है वो है थारू। उसके बाद जौनसारी, उसके बाद आती है बोटिया, उसके बाद आती है बोक्सा, उसके बाद आती है राजी। जनजाति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो राज्य में 5 अनुसूचित जनजाति हैं, 5 एसटी हैं। ठीक है ना। जिसमें नंबर 1 पे आती है थारू, दूसरे नंबर पे आती है जौनसारी, उसके बाद नंबर है बोटिया, उसके बाद है बोक्सा, उसके बाद अंतिम आती हैं आपकी रांची। ये जो है 5 जनजातियां उत्तराखंड की काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो पूछेगा उत्तराखंड की पहली, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू लगाएंगे। ठीक है। जब पूछेगा गढ़वाल की, गढ़वाल की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी, जौनसारी। अगर पूछेगा उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा जौनसारी। ठीक है ना। बोटियों के बारे में बोला जाता है कि महान हिमालय, महान हिमालय की जनजाति किसको बोला जाता है, कि सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति महान हिमालय की बोला जाता है, बोटिया को बोला जाता है। ये सामान्यता जो है उत्तराखंड में जो है निवास करती हैं उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये यहां पर निवास करती हैं। ठीक है ना। उत्तरकाशी में इनकी एक उपजाति पाई जाती है, इसको बोलते हैं जाड़ बोटिया। चमोली में इनकी उपजाति है मालछा तोलछा, और पिथौरागढ़ में इनकी उपजाति है व्यासी, दारमा, जोहारी, इनको बोला जाता है। बोक्सा और राजी, राजी के लिए बोला जाता है कि सबसे कम,
सबसे कम जो है कौन सी एसटी हमारे पास है, राजी। ठीक है ना। इनका एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट, पेपर में काफी पूछा जाता है, वनरौत। वनरौत, वनरौत या जंगल के राजा। जंगल के राजा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं राजी जनजाति को। ठीक है ना। बोक्सा लोगों को बोला जाता है कि इनका जो है बुक्साड़ क्षेत्र काफी फेमस है, बुक्साड़ क्षेत्र काफी फेमस है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा थारू कहाँ निवास करते हैं, उधम सिंह नगर में। जोन साइड सबसे ज्यादा निवास कहाँ करते हैं, ये आपके देहरादून में। ठीक है ना। बोटिया निवास कहाँ करते हैं, आपके तीनों लिखवा दिए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ठीक है। बोक्सा लोग कहाँ निवास करते हैं, बोक्सा लोग आपके निवास करते हैं ये आपके उधम सिंह नगर में ही। ठीक है ना। और राजी आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है ना। राजी जो हैं ये आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हमारा हो जाए खुरले नाव, ये जो है ये मिलता है कहां से, बोटिया लोग द्वारा। उसके बाद उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र, ठीक है, संदर्भ में क्या क्वेश्चन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन पढ़ेंगे हम, ढोल जो दमाऊ है ये राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है, जो कि सही बात है। जो ढोल है, दमाऊ है, दोनों ही कैसे वाद्य यंत्र हैं, चर्म वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र हैं, चर्म वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, काफी प्रचलित है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ओजी लोग ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ओजी लोग हैं, ठीक है ना, ओजी जनजाति लोग हैं, ये जो है ढोल और दमाऊ को क्या करते हैं, बजाते हैं। अब ओजी जनजाति के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जो ओजी जनजाति लोग हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली आसान भाषा में बोलूं तो नाच गाने का काम करते हैं। ओजी जनजाति के लोग क्या करते हैं, नाच गाने का काम करते हैं। जिन यजमानों के द्वारा इनको बुलाया जाता है उनके यहाँ ये जाते हैं, उनके कुलों का गुणगान करते हैं। इनके लिए एक गीत काफी फेमस है, कुलचार या कुलचारी गीत। ठीक है ना। जो ओजी जो लोग हैं, ये जो है कुलचार, कुलचार कहीं कुलचारी भी लिखा हुआ है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। कुलचारी जो है ये गीत गाते हैं अपने यजमानों के यहाँ जाकर। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कुलचार, कुलचारी गीत किसके द्वारा, जनजाति के द्वारा गाया जाता है, ओजी जनजाति। ठीक है ना, थोड़ा आप दिमाग में रखेंगे। नाचने बजाने का काम कौन करती है, ओजी जनजाति, अपने यजमान के यहाँ जाती है, उनका गुणगान करती है। फिर मोछन चरवाहों द्वारा, ठीक है ना, बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अब मोछंग जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब आप समझें कि फूक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सारे कैसे कैटेगरी में आते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो मोछंग बेसिकली क्या है, ये चरवाहे द्वारा फूक से बजाया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन डी हमारा है सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थोड़ा इसको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, उसने पूछा है कौन सही नहीं है, जबकि ऑप्शन जो है सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि तीनों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं। ठीक है, ढोल दमाऊ, ओजी जनजाति के लोग और मोछंग, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा अन्य और वीडियो के साथ। धन्यवाद।